एक कॉलेज की खूबसूरत लड़की होती हैं जिसकी उम्र लगभग 19-20 वर्ष होती हैं। उसको मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने का एक ऑफ़र आता है। तो वो लड़की भी पहले एक बार तो सोचती है कि मेरे को बहुत अच्छी मेरी किस्मत है और मैं लक्की हूँ, इस कारण से मुझे मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर जॉब का ऑफ़र मिला है। तो वो लड़की बिना सोचे समझे दिल्ली पहुंचती है इंटरव्यू के लिए। और जैसे ही इंटरव्यू के लिए पहुंचती है, लाइन लगी हुई थी काफ़ी लंबी, तो उसी में अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी वो। और वो इंतज़ार कर रही थी क्योंकि लंबा सफ़र करके वो दिल्ली पहुंची थी। तभी एक चपड़ासी होता है जो एक प्लेट के अंदर चाय के लिए पूछने आता है कि मैडम आपकी क्या इच्छा है, चाय लोगी या कॉफ़ी। तो मैडम भी बोलती है सर पकड़ के कि मैं थकान हूँ और मेरे को घबराहट है कि मेरा इंटरव्यू कैसा होगा, तो आप एक कड़क चाय बना लीजिए क्योंकि मौसम भी सर्दी का होता है। तो जो चपड़ासी होता है कुछ टाइम बाद उसको चाय गर्मा गर्म लेके आता है। और जैसे ही वो लड़की चाय पीने लगती हैं, तो जब तक वो चाय की 2 चुस्कियाँ भरती हैं उसके बाद लड़की बेहोश हो जाती हैं और वहीं पे गिर पड़ती हैं। और जब वो उसको होश आता है तो लड़की बिल्कुल कोठे में बंद होती है, बिल्कुल सुनसान मकान के अंदर बंद होती हैं। और देखा तो उसकी जैसे ही आंखें खुलती हैं तो उसके सामने एक बुज़ुर्ग व्यक्ति होता है जिसकी उम्र लगभग 60 से 70 वर्ष होती है। वो उसके ऊपर निर्वस्त्र उसके साथ गलत काम कर रहा था और उनकी मना करने की इतनी क्षमता शरीर के अंदर नहीं रहती है क्योंकि उनका शरीर काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। तो उसको वो मना नहीं करती हैं, लेकिन वो बुज़ुर्ग व्यक्ति जिसकी काफ़ी बुज़ुर्ग लग रहा था, लेकिन वो उस लड़की के साथ गलत काम कर रहा था। लड़की विरोध नहीं कर पा रही थी, लेकिन वो पानी मांगती है लेकिन उसको कोई पानी नहीं दिया जाता है। और अगर वो खाना मांगती है तो खाना भी उसको नहीं दिया जाता है और उसको टॉर्चर करते हैं। और आखिरकार उस लड़की को वो एक जाता है और दूसरा व्यक्ति आता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है। ऐसे करके वो लड़की 15 आदमियों को तो काउंट कर पाती हैं, गिन पाती हैं, लेकिन 15 के बाद उसको फिर वो वापस बेहोश हो जाती हैं। इस तरीके से उस लड़की का हाल बेहाल हो जाता है। दोस्तों, कैसे एक बहुत नामी परिवार की लड़की होती हैं जो दिखने में बेहद खूबसूरत होती हैं और एक बहुत अच्छी कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी, लेकिन वो मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर जॉब करने की लालच के अंदर कैसे कोटे तक पहुंच जाती है। और लड़की कहाँ की है, घटना कहाँ की, आप वीडियो के अंत तक जरूर देखना। आपकी पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी कि आज के ज़माने के अंदर कितना आपको सावधान और अलर्ट रहना है। क्योंकि ये जो लोग उनको फंसाते हैं, जो सुंदर लड़कियां या बड़े घरानों की लड़कियों को देख के जो फंसाते हैं, उनकी बहुत बड़ी टीम होती हैं और कॉलेज के अंदर से वो सर्च करते हैं। तो कैसे वो लड़की वहां तक पहुंचती है, आप घटनाक्रम अंत तक जरूर देखना। जय हिंद, जय भारत। मैं लोकेश स्वागत करता हूं हमारी क्राइम स्टोरी शो में। दोस्तों, आज की ये शर्मसार कर देने वाली घटना देश की राजधानी दिल्ली की एक थाना लगता है कमला मार्केट। कमला मार्केट में एक जीबी रोड एक इलाका होता है, वहाँ पे कोठा नंबर 68 की घटना होती है कि एक 25 सितंबर 2019 की घटना होती है कि एक करोल बाग का एक व्यक्ति होता है जो जैसे ही कोठा नंबर 68 से बाहर निकलता है और फ़ोन करता है एक अननोन नंबर पे, और वो बताता है कि भैया आप कहाँ से बोल रहे हो, आप रानी के भैया हो क्या। तो वो जिस व्यक्ति के वो फ़ोन करता है वो भैया बताता है कि जी जी भाई साहब, मैं उसका भाई हूँ, बताइए मेरी बहन रानी कहाँ पे हैं। तो जो वो करोल बाग का जो व्यक्ति होता है वो बताता है कि आपकी बहन जो जीबी रोड एक कोठा नंबर 68 पे कैद है और उसके साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। वो खाना मांगती है तो उसको खाना नहीं दिया जाता है, वो पानी मांगती है तो पानी नहीं दिया जाता है, और उसके साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। लगभग वो इस नरक के अंदर 2 महीने हो गए हैं। तो वो भैया भी बताता है कि बिल्कुल हमारी बहन को गुमशुदा हुए लगभग 2 से 2.5 महीने हो गए हैं और मेरी बहन को बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है। भाई साहब, अगर आप मेरी बहन का पता बता दिए तो मैं आपको बहुत शुक्र मानूंगा। तो वो बताता है कि जो उस बहन का भाई होता है वो बताता है कि भाई साहब, आप मेरी बहन को कैसे जानते हो और वो कैसे कैद हुई, आप उनसे कैसे मिले हैं। तो वो जो व्यक्ति होता है करोल बाग का, वो वापस उसको बोलता है कि मैं उसके पास लगभग 3 से 4 बार जाके आया हूँ और ये बात कहते हुए मैं आपके सामने बहुत शर्मिंदा हूँ। तो वो बताता है कि कोई नहीं भाई साहब, आपने मेरे इतना फ़ोन किया, आप मेरी लास्ट तक हेल्प कर देना, उसके लिए बहुत शुक्रिया। तो वो उनके नंबर दोनों सेव कर लेते हैं फ़ोन के अंदर और उस रानी का भाई घर जाता है और रोता है, गिड़गिड़ाता है अपनी माँ और पिताजी के सामने कि मेरी बहन की जानकारी के लिए एक फ़ोन आया है और वो दिल्ली में कोठा नंबर 68 पे कैद है और उसके साथ बहुत नरक की ज़िंदगी जी रहे हैं।
तो वो उनके माता पिता भी उनको सपोर्ट करते हैं कि भैया तू ऐसे कैसे जा सकता है। लेकिन वो जो उसका भाई होता है वो अपनी हिम्मत और बहुत होशियारी के साथ दिल्ली पहुंचता है और जिस व्यक्ति ने उसके पहले फ़ोन किया है उसके फ़ोन पे उनको संपर्क करता है और वो उसके साथ मिलते हैं। और दोस्तों जो उस रानी का भाई वहाँ पे पहुँच जाता है, जो करोल बाग से जो व्यक्ति उसके फ़ोन किया था उसके पास पहुँच जाता है और वो व्यक्ति भी उसको बताता है कि तेरी बहन को तू इतना आसानी से नहीं निकाल सकता बाहर, क्योंकि उनकी सब एक तरीके से संपर्क में है, पूरा प्रशासन उसके अंडर में है और वो बहुत डेंजरस लोग हैं। तू जैसे सोच रहा है वैसे वो नहीं निकाल सकती हैं बहुत शातिर तरीके से। तो वो उनका दिमाग लगाता है, पहले ग्राहक बनता है और पूरे कोठे नंबर 68 के अंदर जाता है। और जैसे ही वो जाता है मैनेजर को बोलते हैं कि मुझे आपके जितने भी कोठे की लड़कियां हैं सबको बाहर निकाल दीजिए, हमें उन आपकी लड़कियां बहुत पसंद है और सभी को निकालिए। तो वो बताता है जितनी सारी लड़कियों के उसके सामने लड़कियां खड़ी कर देते हैं, लेकिन उनको बिल्कुल भी लड़कियां पसंद नहीं आती हैं। तो वो बताते हैं कि और दूसरी लड़कियां लाइए। तो लगभग 8 से 10 लड़कियां और उनके सामने खड़ी करते हैं, लेकिन उनमें से भी उनको कुछ भी पसंद नहीं आती हैं, क्योंकि वो अपनी बहन को ढूंढ रहा था। तो तभी मैनेजर बोलता है कि अभी अपने कोठे के अंदर जो नई नई लड़की आई है, लगभग 2 महीने हुए हैं, वो दिखने में बेहद खूबसूरत है और अभी तक वो जवान है, तो उसको इनके सामने लाइए। लेकिन वो बताते हैं कि उनकी रेट बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा है। तो वो जो उनका भैया होता है वो बताता है कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं रेट ज़्यादा दे दूँगा, लेकिन हमारे सामने जितनी भी नई नवेली आपके पास जो लड़कियां हैं उन सबको मेरे सामने लेके आइए। तो जैसे ही मैनेजर उनको ऑर्डर करते हैं अपने स्टाफ को, लेकिन स्टाफ वाले बताते हैं कि जो नई नवेली जिस लड़की के बारे में आप बात कर रहे हो पहले ही किसी ग्राहक के सामने बुकिंग है और वो अभी तक 1 घंटे तक फ्री नहीं होएगी। तब वो जो लड़का होता है उस लड़की का, रानी का भाई, वो बताता है कि मैं कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार कर लूँगा, लेकिन मुझे नई लड़की के साथ ही जाना है। तब वो उनका इंतज़ार करता है और उसके इंतज़ार करता है और लगभग 1 घंटे बाद उसकी बहन रानी जो दूसरे ग्राहक के साथ थी वो उससे फ्री होती हैं और उसके बाद वो वहाँ पे आती हैं। जैसे ही लड़कियों के लाइन लगाते हैं उसके अंदर उसकी बहन रानी भी सामने खड़ी होती है। तो जो भैया होते हैं उसकी नज़र बिल्कुल गिर जाती हैं, वो अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहा था और रानी भी, दोनों की नज़रें नीचे गिर जाती हैं, लेकिन वो दोनों आंखों ही आंखों में सबको समझ जाता है कि मुझे मिलना है। तो जैसे ही रानी उनके सामने दिखती हैं वो मैनेजर को बता देता है कि मुझे यही लड़की से मिलना है और मुझे इसी के साथ जाना है। तो मैनेजर उनको तुरंत जो रूम होता है उसको बता देते हैं। दोनों भाई और बहन एक ही कमरे के अंदर चले जाते हैं और जैसे ही अंदर जाते हैं कुंडे लगा के दोनों फूट फूट के रोते हैं और आपस में एक दूसरे के मुंह को भी दबाते हैं, क्योंकि बाहर आवाज़ नहीं चली जाए और किसी को शक नहीं हो जाए। तो वो कुछ समय, जैसे टाइम होता है लगभग 1 घंटे का, तो 1 घंटे होता है और बाहर से कुंडी खटखटाई जाती है कि आपका टाइम हो गया है, नहीं तो ज़्यादा चार्ज लग जाएगा। तो उनका जो भाई होता है वो बताता है कि कोई बात नहीं, मैं डबल चार्ज दे दूंगा, लेकिन मुझे रुकिए, मुझे कुछ टाइम और रुकना है। तो वो दोनों डिस्कस कर रहे थे, भाई और बहन रो रहे थे, फूट फूट के रो रहे थे कि मैं एक लालच में आके यहाँ पे पहुँच गई हूँ और मेरी ज़िंदगी के अंदर 2.5 महीने मेरी ज़िंदगी को बहुत नरक है, मुझे न खाना मिला है, न मुझे पानी पिलाया गया है और मुझे उत्तेजित दवाइयाँ और इंजेक्शन लगा लगा के मुझे बहुत टॉर्चर किया है और मैं गिन नहीं पाई कि एक दिन के अंदर मुझे कितने आदमियों ने मेरे साथ गलत काम किया, मुझे कितने दरिंदगी की है, मैं सोच नहीं सकती। और मैं इस कह सकता हूँ कि नरक से मुझे भैया बाहर निकाल लीजिए। ये बात कह कह के रानी बहुत रो रही थी और भैया भी बाहर निकालने की पूरी प्लानिंग में वहाँ बैठे होते हैं। तभी से बाहर से आवाज़ आ जाती है और उनको मजबूरन वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। दोस्तों उनका भैया जैसे ही बाहर आता है और उसके मन में बस एक ही विचार चल रहा था कि आखिरकार कैसे अपनी बहन को कोटे से बाहर निकालें। तो जैसे ही दूसरे दिन होता है, दूसरे दिन भी वो वापस ग्राहक बन के जाता है और दूसरे दिन भी बस यही बात करते हैं, लेकिन उसकी बहन होती है कि आप भैया ऐसे अगर पुलिस कंप्लेन करोगे तो पुलिस वाले सपोर्ट आपको नहीं करेंगे और हमारे को और आपकी जान को खतरे हो जाएगा। तो वो उनसे जो बात बताते हैं और उनकी जो बहन होती है रानी, वो बताती हैं कि स्वाति मालीवाल एक महिला आयोग की अध्यक्ष हैं जो बहुत डेंजरस हैं और वो मैं अपनी हेल्प कर सकती हैं, आप कैसे भी करके उनसे मिलिए। तो वो जैसे ही उनका ऑफिस जाता है, जो स्वाति मालीवाल के ऑफिस के अंदर, और जाता है और उनसे मीटिंग करता है, लेकिन वो वहाँ पे नहीं मिलती हैं। उस टाइम उसको DCIM जो किरण बेनेदी नाम की एक महिला होती है, उनसे उसका संपर्क होता है भैया का, और वो जाता है उनसे बात करता है और अपनी बहन की पूरी आपबीती सुनाता है उनको। वो बताता है कि मेरी एक कॉलेज के अंदर मेरी बहन पढ़ती थी और उसी की एक क्लासमेट जो एक नई दोस्त बनी थी,
वो बताती हैं मेरी बहन को कि मेरे को मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर जॉब मिला है, लेकिन मेरे घर वाले मुझे नहीं जाने दे रहे हैं। इस कारण से मेरी बहन को यहाँ पे भेज दिया और मेरी बहन को क्या पता कौन सा नशीला पदार्थ मिला के उसको बेहोश करके इस कोठे तक पहुँचा दिया गया है। तो दोस्तों ये बात उनको सबको बताते हैं और जो स्वाति मालीवाल और किरण नेदी दोनों पूरी टीम गठित करते हैं और एसपी होता है मनदीप सिंह रनावत, उनको वो फ़ोन करते हैं और वो बताते हैं कि जो एक लड़की है जो कोठे नंबर 68 के अंदर लगभग 2.5 से 3 महीने से तक कैद है और उसका भाई है जो मेरे पास बैठा हुआ है, आप कैसे भी करके आपकी टीम गठित कीजिए और किसी को ये बात भनक नहीं लगनी चाहिए स्टाफ के अंदर। और पूरी टीम गठित होने के बाद हम इसको ग्राहक बना के भेजेंगे इसकी बहन के पास और उसके बाद हम रेड डाल देंगे और उसके बाद इसको कैसे भी करके नरक से बाहर निकालना है। तो पूरी टीम गठित हो जाती है दोस्तों। और ये बात बता दूं कि 9 अगस्त 2019 को टीम गठित की जाती है और जैसे ही भाई को पहले उस कोठे नंबर 68 में बहन के साथ भेजा जाता है और उसके बाद पीछे से रेड डाल दी जाती हैं और रेड के बाद उसको जैसे ही बाहर निकाला जाता है, जो बहुत रिस्की मामला था दोस्तों। बता दें कि भैया की तो उसकी बहुत माइंड यानी शातिर तरीके से और हिम्मत से काम किया। उसको तो जब सोशल मीडिया पे ये मामला हुआ उसकी तारीफ़ तो करनी ही होती है क्योंकि उसको भाई बहन को बचाया है। लेकिन मनदीप सिंह रनावत जो एसपी होता है और स्वाति मालीवाल होता है जो महिला आयोग की अध्यक्ष होती हैं और किरण नेदी, तीनों की भी जम के सोशल मीडिया पे तारीफ़ की जाती है कि इनकी मदद से अपनी बहन को एक नरक से बाहर निकाल लिया है। दोस्तों ये घटनाक्रम जब उसको निकाला जाता है तब उसके बाद उस कोठे की मैनेजर होती हैं जिसको धारा 370, 376 और 176 के तहत उसको सलाखों के पीछे भी डाल दिया जाता है और उस कोठे को सीज कर दिया जाता है, उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाता है। दोस्तों ये घटनाक्रम सुनाना हमारा उद्देश्य किसी को प्रताड़ित करना या किसी को दुखी करना नहीं है, बट हमारा उद्देश्य यही है कि सावधान, अलर्ट और सतर्क करना। और आज के हमारे इस ज़माने के अंदर बहन बेटियां और कैसे किसी के चंगुल में फंस जाती है और वो कहाँ पहुंच जाती है, कहाँ तक नरक ज़िंदगी बना देती हैं। हमारा उद्देश्य सावधान, अलर्ट और सतर्क करने का है। तो दोस्तों जब पुलिस वाले उस लड़की को उसके बाद पूछते हैं कि आखिरकार तू यहाँ पे कैसे पहुँची है, तो वो जो बात बताती हैं बहुत हैरान कर देने वाली है। क्योंकि वो जैसे ही कॉलेज के अंदर एंट्री या जैसे ही एडमिशन लेती है उसी समय से उसके पीछे टीम लगा दी जाती है, यानी उसकी जो दोस्त बनती हैं वो भी उस टीम के अंदर शामिल होती हैं। उन्होंने ही पहले बताया था कि तू मल्टीनेशनल कंपनी का जॉब की लालच देती हैं, उसके अंदर लगभग 1 लाख तनख्वाह बताते हैं, उसके अंदर कार बताते हैं, भत्ता बताते हैं, मकान बताते हैं, नौकर बताते हैं, सब बहुत बड़ी लालच बताते हैं। उसके बाद उसको एक तरीके से लालच में लेके जो उसकी सहेली यानी दोस्त बनी थी वो भी उस टीम के अंदर गठित होती हैं और दिल्ली लाने की व्यवस्था भी उसी की दोस्त बताती हैं कि मेरा दोस्त भी इंटरव्यू देने जा रहा है, उसी के साथ अब चली जाइए। इस तरीके से वो रानी उस चंगुल में फंस जाती हैं और उसके साथ बहुत दरिंदगी होती हैं, लगभग 2.5 महीने तक नरक की ज़िंदगी जीती हैं। लेकिन दोस्तों वो बहन रानी तो निकल गई, लेकिन कोई और भी बहन अभी इसी कोठे जैसी नरक में पड़ी हुई है और कहीं बहन बेटी के साथ अन्याय हो जाता है। तो मेरा उद्देश्य आपको सावधान और अलर्ट करने का है और आज का ज़माना बहुत बुरा है दोस्तों, आप सावधान और अलर्ट करने का ही उद्देश्य है। दोस्तों मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपको किसी और घटना के साथ, जब तक आप सावधान, अलर्ट और सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।